हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स और बैरियर्स और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग और फीचर्स डिस्कस किए थे। आज इससे आगे करते हैं। इसके टाइप्स क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। संचार के प्रकार, जिसे संप्रेषण भी कहते हैं, संप्रेषण के प्रकार कौन से हैं? मौखिक अथवा लिखित, औपचारिक तथा अनौपचारिक, और नीचे की ओर से, ऊपर की ओर से, या समस्तरीय। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये क्या है। मौखिक अथवा लिखित संचार या संप्रेषण मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है। मौखिक संप्रेषण कब होता है? जब किसी सूचना या संवाद को मुख से उच्चारित करते हुए संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना होता है। यानी सूचनाएं या संदेश जो भी है वो लिखित में ना हो, वो ज़बानी कहा जाए, वो वर्बली बताया जाए, तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार में, जो संप्रेषण का ये प्रकार है, इसमें जो संदेश देने वाला है और जो संदेश पाने वाला है वो आमने सामने बैठे होते हैं। इसमें इस पद्धति में इसे पर्सनल अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि ये मौखिक है। तो मौखिक अगर हम किसी को संदेश देते हैं तो वो आमने सामने होता है, या फिर उसका माध्यम दूसरा हो सकता है। कोई अगर रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से या किसी सम्मेलन या सभा के माध्यम से या कोई संयुक्त विचार गोष्ठी हो रही है या साक्षात्कार हो रहा है, तो वो सब इसी श्रेणी में आते हैं, मौखिक जो संचार होता है। इसके विपरीत लिखित संचार है। जो लिखित संचार से पहले हम देखते हैं मौखिक संचार के कुछ एक फायदे होते हैं। इसमें समय और धन की बचत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से संचार कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें हम मौखिक रूप से अपनी बात समझा सकते हैं। और इसमें विश्वास, पर्सनल जो हमारा ट्रस्ट है या सद्भाव है, उसमें भी वृद्धि होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा किया जाता है। लेकिन इसके दोष भी हैं। मौखिक वार्ता कई बार उस तरह से समझ में नहीं आती, उसमें भ्रम की स्थिति थोड़ा सा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसे दोबारा पेश करना कठिन हो जाता है। अगर लिखित में कोई बात लिखी हुई है, संदेश है, तो उसे दोबारा पढ़कर समझा जा सकता है अगर एक बार समझ में नहीं आता है। लेकिन मौखिक में दोबारा प्रस्तुत करना उसे थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी इसमें जो कमी है वो क्या है? ये भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त है, यानी हम इसे फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते। अगर आपने राइटिंग में किसी को कोई संदेश भेजा है तो आप उसे फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं लिखित संचार की। लिखित संप्रेषण कैसा होता है? जो आपने मान लीजिए कोई मैगजीन या समाचार पत्र में संचार करवाया, संगठन में अगर हम हैं तो संगठन में आपने किसी पेपर के माध्यम से लिखित में कोई सूचना भिजवाई पूरे संगठन में, या आप देखें संगठन में अनुसूचियाँ होती हैं, शेड्यूल्स होते हैं, या कोई पॉलिसी बुक्स हैं उसके माध्यम से कोई सूचना भिजवाई जा रही है, या फिर जो रूल बुक्स होती हैं, कार्यविधि की पुस्तकें, उनके माध्यम से कोई सूचना भिजवाई जा रही है, या राइटिंग में कोई ऑर्डर भिजवाया जा रहा है किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में, वो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अब लिखित संप्रेषण में थोड़ी कठिनाई होती है। ये विस्तृत और जटिल सूचनाओं के लिए ही अधिक उपयुक्त होता है। अगर संप्रेषण सिंपल है, सिंपली कोई बात कहनी है, तो वो मौखिक रूप से की जा सकती है, लेकिन अगर कोई जटिल और विस्तृत बात कहनी है तो वो लिखित में होती है। दूसरा, अगर इसमें दोष ये पाया जाता है कि इसमें धन और समय की काफ़ी अपव्यय होता है, मतलब खर्चीला है ये तरीका। फिर दूसरी चीज़ आती है, इसमें लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। संप्रेषण अगर लिखित रूप में कराया जाता है, थ्रू थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। मान लीजिए कोई सूचना आप अपने ज़िले में ही देखें कि कोई सूचना आपको अपने एसडीएम के पास से मिलती है, तो पहले वो सूचना डीएम के पास आती है, उसके बाद एसडीएम के पास आती है, यानी थ्रू प्रॉपर चैनल वो संचार होता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है और लाल फीताशाही के इसमें गुंजाइश रह जाती है। अगर अब फिर हम बात करते हैं औपचारिक अनौपचारिक संचार की। औपचारिक अनौपचारिक संचार बिल्कुल सिंपल। जिसे औपचारिक संचार क्या है? किसी भी आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अपने हम महाविद्यालय की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई प्राचार्य है, वो अन्य
जो सदस्य हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं अगर महाविद्यालय के, उनको संचार करता है, उनसे कोई संदेश का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान करता है, तो वो औपचारिक संचार में आता है। लेकिन अगर कोई सूचना आप मान लीजिए अपने घर पर भिजवाते हैं, या किसी भी अनौपचारिक संगठन में, या फिर संगठन में काम करने वाले लोग आपस में अनऑफिशियली कोई सूचना का आदान प्रदान करते हैं, वो अनौपचारिक संचार कहलाता है। तीसरा इसका प्रकार है नीचे की ओर से ऊपर की ओर से, और समस्तरीय। या नीचे की ओर से मतलब जो पदानुक्रम है, पद सोपान है, उसमें अगर संचार ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप से बॉटम की ओर आता है। फिर एक तरह है कि संचार बॉटम से टॉप की ओर जाता है, यानी अगर जो संस्था प्रधान है वहाँ तक कोई सूचना पहुँचानी है श्रमिक वर्ग को जो नीचे हैं, या 4th क्लास है, तो भी वो नीचे से ऊपर की ओर कहा जाएगा। और अगर संस्था प्रधान को सूचना पहुंचानी है निम्न स्तर तक, तो वो ऊपर से नीचे की ओर कहा जाएगा। एक समस्तरीय संदेशवाहन भी होता है, जो अपने समकक्ष को पहुंचाना होता है। दोनों अधिकारी या कर्मचारी एक ही पोजीशन पर हैं, एक जैसी पोजीशन पर हैं, तो वो संचार करते हैं, तो वो समस्तरीय संचार कहलाता है। तो ये 3 प्रकार हैं। अब बात करते हैं बाधाएं क्या आती हैं, संचार की बाधाएं क्या हैं। पहला है संचार का मार्ग, यानी संचार का मार्ग कैसा हो ये निर्धारित करना। संचार किस माध्यम से किया जाएगा। आप जो अभी माध्यम आपको बताए, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, या फिर आमने सामने बैठकर है, या फिर किसी के द्वारा आप किसी पर्सन को भेजकर संचार करवा रहे हैं, तो ये एक बाधा के रूप में तब आता है जब संचार उसी रूप में नहीं किया जाता, संदेश उसी रूप में नहीं पहुंचाया जाता जिस रूप में भिजवाया जा रहा है। यानी उसमें कोई विकृति, अर्थ में कोई विकृति आ जाती है, अर्थ बदल जाता है संचार का, तो यहाँ स्थिति भ्रम की उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है भाषा की जटिलता। अगर भाषा इस तरीके की इस्तेमाल हुई है जो समझ से परे हो, यानी उसका अर्थ निकालना कठिन हो, तो भी बाधा के रूप में संचार रुक जाता है, उत्पन्न होती है बाधा। फिर है भौगोलिक दूरी। अगर संचार करने वाला संदेश जो प्रेषक है, प्रेषक और प्रेषित के बीच अगर भौगोलिक दूरी ज़्यादा है, तो भी बाधा उत्पन्न होती है, संचार समय से ना पहुंच पाए, या फिर संचार प्राप्तकर्ता तब उपस्थित ना हो पाए, इस तरह की कुछ बाधा आती है। फिर है संगठन में मानवीय संबंध। अगर संगठन में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों के बीच अच्छे और मधुर मानवीय संबंधों का अभाव है, तो भी संचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संचार उस तरीके से संदेश नहीं पहुंचाए जाते, वहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस वाली फीलिंग रहती ही है। फिर है मनोवैज्ञानिक मतभेद। अगर प्रेषक और प्रेषित के मध्य मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो भी वो परस्पर एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। फिर है संचार की तकनीक, यानी संचार की तकनीक अगर गलत इस्तेमाल हुई है, यानी उसका चुनाव गलत हो गया है, तो भी संचार बिगड़ता है। या कई बार जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी संचार को बिगाड़ देती है। जैसे आपने कई बार देखा किसी वेबसाइट पर आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, या फिर कोई सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और वो टेक्निकल रीज़न से सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, तो भी ये संचार में एक बाधा के रूप में सामने आता है। तो हमने संचार की बाधाएं देखी। अब हम देखते हैं संचार की इम्पोर्टेंस क्या है। हम जानते हैं किसी भी संगठन में संचार, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना संचार के संगठन कुछ ऐसा है जैसा कि अगर सूचना ही नहीं पहुंचाई संगठन में, तो संगठन कार्य किस दिशा में करेगा और क्यों करेगा, किस वजह से करेगा। यानी कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। ये एक जॉर्ज आर टेरी ने भी कहा है कि ये एक चिकने पदार्थ का कार्य करता है, जो प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसे सुगम बनाता है। तो अच्छा संचार प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं हम पॉइंट्स में। नियोजन एवं संचार। नियोजन यानी प्लानिंग के लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है। पहला कार्य है प्लानिंग। आप योजना बनाते हैं, उस योजना की सफलता प्रभावी संचार पर ही निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि योजना जो आपने बनाई किसी संगठन में, वो सभी
लोगों तक पहुँचे और उस योजना को बनाने के लिए जो सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े की आवश्यकता पड़ती है, वो भी संचार के माध्यम से लिए जाते हैं। और जब वो आपने नियोजन कर लिया, उसके बाद आदेश, निर्देश और मार्गदर्शन जो करना है, वो भी संचार के माध्यम से होता है। इसीलिए संचार नियोजन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं संगठन एवं संचार। संगठन संगठित करके आप किसी भी संस्था के कार्यों को उचित दिशा में ले जाते हैं, यानी अधिकार और दायित्वों का निर्धारण या प्रत्यायोजन करना है, या फिर कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना है। ये कार्य भी बिना संचार के संभव नहीं है। फिर आता है उत्प्रेरण, यानी अभिप्रेरण जिसे कहते हैं। प्रबंधकों द्वारा या फिर संस्था प्रधान द्वारा कोई भी संगठन है, उन जो भी टॉप पोजीशन पर उस टाइम व्यक्ति बैठे हैं उन पदों पर उच्च स्तरीय, तो वो कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं। इसके लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रबंधक व्यक्तियों को एक उचित दिशा देता है, जो वहाँ कार्यरत हैं, निर्देशित करता है, संगठित करता है, अभिप्रेरित करता है, तो ये बिना संचार के संभव नहीं है। क्योंकि संचार एकमात्र औजार है जो सभी के प्रयासों को समन्वित करके उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है। समन्वय एवं संचार, समन्वय बनाने के लिए भी संचार आवश्यक है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट या सेक्शंस हैं, तो उनके बीच समन्वय कैसे बनेगा? जब सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, तभी समन्वय बन पाएगा। और समन्वय बनने के बाद ही एक समान उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्तियों को परस्पर संयोजित करके एक उचित दिशा दी जाती है। फिर है नियंत्रण एवं संचार। अगर संचार नहीं हो तो ये पता नहीं चल पाएगा कि कार्य पूर्व निश्चित योजना अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई गलतियां, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई विचलन तो नहीं है, जिस दिशा में कार्य जाना चाहिए उस दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सब कार्य बिना कुशल संचार प्रणाली के संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं निर्णय एवं संचार। निर्णय लेने के लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। ये हम देख चुके कि आंकड़े, तथ्य, इनके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। पर्याप्त सूचनाएं होना आवश्यक है। नियंत्रण हमने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रभावशीलता। प्रभावशीलता से तात्पर्य क्या है? अगर किसी संगठन की प्रभावशीलता वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी है, वो आपस में कितना आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं को, उनको एक दूसरे की बात कितनी समझ में आती है, यानी वो स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी वो उस उद्देश्य को एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। फिर है कम लागत अधिक उत्पादन। संचार में एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही है कि ये लक्ष्य को अधिकतम और श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्त करवाता है। अगर आपस में बातचीत नहीं होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, तो आदेश और निर्देश एक दिशा में नहीं चलते। तो संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी संगठन को चलाने में। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो संचार को हमेशा ही स्पष्ट, सरल और अच्छे मानवीय संबंध अगर संगठन में है तो ही ये संभव है कि संचार का सदुपयोग किया जा सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।